आप सभी को नमस्कार। राजस्थान राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी सामान्य तौर पर लोकप्रियता का संकेत कुछ समय के बाद दिया जाता है। दूध के पैर तो पालने में दिख जाते हैं। क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, कितना लोगों को अच्छा है, ये देखने से ही लगता है कि राजस्थान के बहुत अच्छे दिन आ गए हैं और यहाँ की प्रगति निरंतरता से राजस्थान को देश का सर्वश्रेष्ठ प्रांत बनाएगी। सरलता से पूरी तरह प्रभावित माननीय मुख्यमंत्री जी अपने दो उप मुख्यमंत्रियों के साथ जब मुझसे मिलने आए तो कहा, मैं तो आपको बहुत पुराना जानता हूं। मैं चंबित रह गया। बोला, एक ऐसा मुकदमा था 30-32 साल पहले और वो दीवानी मुकदमा था, लेट मी पुट इट राइट, कोई फौजदारी मुकदमा नहीं था। उसमें आपने हमारी मदद की थी और वो व्यक्ति का मुकदमा नहीं था, एक। तो मैंने सोचा वकील रहने के फायदे तो कई हैं। हेमंत सेठिया जी ने बहुत जल्दी इनको चार्टर दे दिया। मैं आग्रह करूंगा सेठिया जी, थोड़ा तो समय दो, ठीक है ना। पर सुखद विषय यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनकी नवज इलेक्ट्रोपैथी के माध्यम से पहचान ली और घोषणा कर दी। मेरा संवाद प्रेमचंद जी बैरवा जी से विचित्र परिस्थिति में हुआ। 23 अप्रैल 2023 को धन्ना जाट भगत की मुझे कैथल में मुख्यमंत्री हरियाणा ने बुलाया। बहुत शानदार कार्यक्रम रहा। उस इलाके में धन्ना जाट की बहुत मान्यता है। पर मुझे लगा कि राजस्थान में इनका जन्म हुआ है, वहां का निमंत्रण मुझे मिलने में आपने बहुत सहायता की। और 23 सितंबर 2023 का दिन निश्चित किया गया, पर एक संकट आ गया। संकट मोचक में आप ही बने। संकट ये आ गया कि तत्कालीन सरकार ने कहा कि यहां पर हेलीकॉप्टर उतर नहीं पाएगा। स्वाभाविक है, लोग चाहते हैं कि अपनों में से जब कोई ऊपर जाता है तो हम उसका स्वागत भी करें और अपेक्षा भी रखते हैं। इन्होंने बहुत बुद्धिमत्ता दिखाई। एक किसान को तैयार किया और किसान ने जिलाधीश को लिख कर दे दिया, 3 नहीं 15 हेलीकॉप्टर भी आ सकते हैं। पर मैं प्रशंसा करूंगा कि जिलाधीश महोदय बहुत ही सकारात्मक लिया। गर्ल IAS ऑफिसर, मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट भी किया और मेरा हेलीकॉप्टर उतरा वहां। पर बैरवा जी कहां रुकने वाले थे। बोले, एक काम करो, जिस किसान का खेत है उसके परिवार को और हमारे प्रधान जी को उपराष्ट्रपति निवास बुलाओ। मैंने वादा निभाया। हेमंत सेठिया जी, मैं आभारी हूं कि उन्होंने वो बात नहीं कही जो मैं कहने जा रहा हूं। प्रताप भानु शेखावत यहां पर है,
आधी रात तक भी मुझे जगाते रहे कि ये एक्ट कैसे बने, सरकार पर कितना असर डाला जाए। सरकार से लगाव तो इनका था, पर इनको अवरोधक महसूस हो रहे थे। हमने बहुत काम किया। इन्होंने एक वकील को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सब फैसले दिखा दिए जो दरकार नहीं थी। आज कह रहा हूं, इतना अंदाजा लगा लीजिए, हमें पता है। He has acted for electropathy with mission, passion, dedication, and results are before us. देश में राजस्थान पहला प्रांत है। पर कहते हैं कि अच्छे कर्म का फल इसी धरती पर मिलता है। मुझे कलकत्ते में राज्यपाल के ऐसे कार्यक्रम में जाना था और एक ही कार्यक्रम था जिसमें नहीं जा पाया। मेरे शरीर में बहुत जबरदस्त दर्द हुआ तो मुझे वापस राजभवन आना पड़ा। चूंकि परिवार से जुड़ा हुआ है प्रताप भानु शेखावत, इन्होंने कहा कि सेठिया जी की, मैंने कहा हेमंत जी की दवाई कौन सी है? बोले इलेक्ट्रोपैथी। मैंने कहा नाम ही चौंकाने वाला है, इलेक्ट्रोपैथी। वहां के अस्पताल ने 8 मिलीमीटर का एक स्टोन मेरे गल ब्लैडर में आया। इनकी दवाई मैंने ली। डॉक्टर कलकत्ते के आश्चर्यचकित हो गए, वो एकदम खत्म हो गया। मैं लाभार्थी हूं, पर पता नहीं क्यों मेरी सर्टिफिकेट नहीं मांग रही है। इनको किसान विरोधी तो कह नहीं सकता। माननीय मुख्यमंत्री जी, इनका काम कीजिए। आपके यहां से सांसद रामचंद्र बोहरा जी और चूरू के सांसद श्री राहुल कुशवाहा जी, राहुल कुशवाहा जी मेरे साथ आए। मैंने कहा इस कार्यक्रम में आपका क्या लेना देना है? तो नेता तो चूकता नहीं है ना। बोले सेठिया जी चूरू जिले के हैं। अरे मैंने कहा नाता हेमंत जी से नहीं, इलेक्ट्रोपैथी से रखना है। और आपके पिताजी जो पूर्व सांसद रहे हैं 4 बार, वो आजकल थोड़े बीमार हैं। इलेक्ट्रोपैथी का फायदा लीजिए और इनको चूरू का चैंपियन मानिए। श्री गोपाल शर्मा जी विधायक, इनसे नाता मेरा 1989 से। इन्होंने मेरा लोकसभा चुनाव कवर किया था। मैं कह सकता हूं किसी नेता के लिए बहुत काम के नहीं है, क्योंकि पत्रकारिता बहुत निष्पक्षता से की है इन्होंने, और मैं इसका वो तो मेरे चुनाव का संचालन, देखभाल राजस्थान की भूमि से उपराष्ट्रपति बने भरू सिंह शेखावत जी कर रहे थे, वरना इनकी 2-4 रिपोर्ट आज भी मेरे को खाती है। पर एक मौका आ गया जब इन्होंने महानगर टाइम्स की शुरुआत की, और जिनका मैं बहुत आदर करता हूं, पीएस शर्मा जी, उनको इन्होंने बुलाया और मैं भी आया। शर्मा जी ने कहा, गोपाल शर्मा जी क्यों इतनी बड़ी रिस्क ले रहे हो? मैंने जितने अखबारों का आज किया एक भी नहीं चला। पीएस शर्मा जी को इन्होंने गलत साबित कर दिया। श्री कालीचरण जी विधायक साहब को मैंने कहा, नाता बहुत पुराना है, विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे, वकील की आवश्यकता पड़ती है, मैंने वकालत का लाभ दिया है। यहाँ पर बहुत महानुभाव हैं जिनको मैं जानता हूं, जिनका मैं बहुत आदर करता हूं, पर प्रकाश चंद्र जी भाई साहब का अखिल भारतीय संयोजक है लघु उद्योग भारती के, आपसे मैं लगातार प्रेरणा लेता रहा। अच्छी बात यह है कि
ये थके नहीं है प्रेरणा देने में। राज्यपाल की हैसियत से शायद ही कोई मौका था जब मैंने इनके कार्य क्षेत्र उस भवन पर जाकर दस्तक न दी हो। और अनुशासन, तीव्रता, आक्रोश रहित बात पर बिना मिलावट के कहना आसानी से आम आदमी को हजम नहीं होती है, पर मुझे 20 साल से आदत पड़ गई है और हजम कर लेता हूं और फायदा भी लेता हूं। डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी, आपकी वजह से मुझे इसी सप्ताह में यहाँ आने का सौभाग्य मिलेगा। क्षेत्र संचालक जी हैं, बहुत सिंपल है, सरल स्वभाव के हैं, और मैंने देखा है अक्सर कि सरल स्वभाव, lack of arrogance, lack of throwing weight, dropping names, जब ये नहीं होता है तो पता लगता है कि आदमी 24 कैरेट का है। बाकी जितने भी, मैं उन सबका कृतज्ञ हूं कि मुझे आप सबके सामने आज आने का सुअवसर मिला है। आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, आपका जीवन मंगलमयी हो और सार्थक हो, ये मेरी कामना है। 11 जनवरी को जो दिवस था, इलेक्ट्रोपैथी दिवस, उस पर सभी का अभिनंदन और बधाई। हम ऐसे कालखंड में हैं कि हमें कुछ बातों की ओर ध्यान रखना पड़ेगा। वो हमारे रीढ़ की हड्डी की है, स्पाइनल स्ट्रेंथ ऑफ आवर ग्रेट नेशन। भारत में दुनिया की 1/6 ह्यूमैनिटी रहती है। हमारी जो व्यवस्था है, दुनिया में इसका कोई मुकाबला नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, राष्ट्रवाद और भारतीयता को आप सदैव समर्पित रहें। ये मेरी आकांक्षा है, अभिलाषा है, और इसको मैं अक्सर बच्चों से कहता हूं, एंड दे अप्रिशिएट इट। इट इज नॉट एन ऑप्शन, इट इज नॉन। एक रास्ता है हमारे भारत को बहुत महान बनाने का, और उस रास्ते पर भारत निर्भीकता से अग्रसर है। देश हित को सर्वोपरि रखना हमारा दायित्व है। राष्ट्र, धर्म और सांस्कृतिक अस्मिता को कभी आंच न आए, ये हमारा संकल्प और दायित्व होना चाहिए। कुछ लोग, भ्रमित लोग ऐसा करते रहते हैं। हम जानते हैं कि वो गलत काम कर रहे हैं, राष्ट्र विरोधी नैरेटिव को चलाते हैं। जानकार आदमी जब ऐसा करता है तो बड़ी पीड़ा होती है। कोई अर्थशास्त्री जिसने 10 साल तक भारत की व्यवस्था के साथ जुड़ाव रखा और कहता है विदेश से 5% से ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी, उसको कोई टोकता नहीं है, और वो बढ़ोतरी 7.6% है। तो मैं आप सबसे कहूंगा, यह समय शांत रहने का नहीं है, यह समय चुप रहने का नहीं है। If we remain silent when we should be speaking vocally, then trust me, our silence will resonate in our ears for years to come, and we will be silenced. भारत माँ ये स्वीकार नहीं करेगी, और मेरा आग्रह रहेगा हर व्यक्ति से कि वो अपने कर्तव्य का निर्वहन वर्तमान स्थिति को देखते करे, जहां भारत का अस्तित्व है पूरी दुनिया दूसरे तरीके से मान रही है। राजस्थान विधानसभा ने तो ये पारित कर दिया, पर देश के अन्य राज्यों में ऐसा नहीं हुआ है, संसद में नहीं हुआ है। मैं हेमंत सेठिया जी को कहता हूं कि हमारी जो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन हेल्थ है, सांसदों को मैं बुलाकर आपकी गवर्निंग काउंसिल से मुलाकात कराऊंगा। पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी बात संसद में गूंजे,
और यदि अगर किसी क्षेत्र में सबसे बड़ी छलांग भारत ने लगाई है तो वो स्वास्थ्य के मामले में लगाई है। प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में स्वास्थ्य मूल केंद्र रहा है, विकास का मूल मंत्र रहा है। और यही कारण है कि पहली बार देश में आयुष मंत्रालय बना, इससे पहले नहीं था। पहली बार दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम आयुष्मान भारत, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है। दुनिया के जो सबसे विकसित देश हैं वहां भी अफोर्डेबल मेडिकल केयर नहीं है, यहां पर है। ऐसी परिस्थिति में मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि आज के दिन जो ये सेमिनार है और इसका विषय जो आपने रखा है, रीनल डिसऑर्डर्स एंड इलेक्ट्रोपैथी अप्रोच, इसका भी है। आज के दिन हर आदमी ये सोचता है कि मेरा खान पान अच्छा हो, पेस्टिसाइड से ग्रसित न हो, मैं स्वस्थ रहूं। पर भारत ने पहल की है इसमें भी और दुनिया को बहुत बड़ा रास्ता दिखाया है। हमारे अथर्ववेद में क्या कुछ नहीं लिखा है स्वास्थ्य के बारे में। दुनिया के वैज्ञानिक हतप्रभ हैं, और नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र का उपयोग करके वहां योग के बारे में बताया। दुनिया ने सह स्वीकार किया। कम से कम समय में दुनिया के ज्यादा से ज्यादा देशों ने इसको अपनाया और अब 21 जून को पूरी दुनिया में, दुनिया के हर कोने में योग दिवस मनाया जाता है। योग दुनिया को भारत की देन है और गत योग दिवस पर जो राष्ट्रीय दिवस है जबलपुर में, उसमें मैं था और हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश में संयुक्त राष्ट्र प्रांगण में दुनिया के देशों के प्रतिनिधियों के सामने योग किया। योग कोई योग दिवस तक सीमित नहीं है, योग हर दिन का है। हमने शुरुआत की, भारतवर्ष ने शुरुआत की, दुनिया को यह रास्ता प्रधानमंत्री जी ने दिखाया। अब देखिए, मोटे अनाज की बात है, दुनिया में बहुत बड़ा चलन हो गया श्री अन्न का, पर प्रधानमंत्री जी ने दूरदर्शिता दिखाते हुए संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से इंटरनेशनल मिलेट ईयर डिक्लेयर कराया और कितना बड़ा बदलाव आया है। किसान की हालत तो उसमें सुधरेगी ही, बहुत सी व्यवसायिक अपॉर्चुनिटीज भी वहां से निकलेंगी, पर स्वास्थ्य की दृष्टि से ये बहुत जबरदस्त है। इलेक्ट्रोपैथी के बारे में मैंने कहा, नाम के अलावा सब ठीक है। नाम के अंदर लगता है कि कोई करंट लगेगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। देयर कैन बी नथिंग मोर नेचुरल, ऑर्गेनिक देन इलेक्ट्रोपैथी। जड़ी बूटियों के बारे में बहुत, पर भारत सरकार ने संस्थागत तरीके से, संगठित रूप से इसको आगे बढ़ाया है और नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड का गठन बहुत सार्थक है। अपने यहाँ लालचंद कटारिया जी पूर्व मंत्री बैठे, मैं इनको कृषि से लगाव के लिए बहुत साधुवाद का पात्र मानता हूं। जब जब मेरी इनसे चर्चा हुई है, मैंने कहा किस मामले में सबसे ज्यादा रुचि है? बोले मेरे यहाँ जो गाय है उनको देखने में सुबह 4 बजे जाता हूं और वो चाहता हूं कि वो दूध सबको सही तरीके से मिलता रहे। आज के दिन मैं यहां से आह्वान करना चाहूंगा किसान बंधुओं को खास तरीके से कि वो अपने बच्चों को नौकरी में भेजने के लिए लालायित है, वो इस ओर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि सबसे बड़ा व्यवसाय
दूध का जितना वैल्यू एडिशन हो सकता है, सरकार की इतनी नीतियां आज के दिन, उनका फायदा उठाना चाहिए। और ये इसलिए कह रहा हूं कि ये सब बातें स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि हम लाइफ स्टाइल की वजह से बीमारी को आमंत्रण दे रहे हैं। हमारी इम्यूनिटी इतनी कमजोर हो गई है कि जब कोविड की महामारी आई तो राजस्थान के कई स्थानों से पैकेट बने गए, कलकत्ते में भेजे गए। कलकत्ता पुलिस ने उनको ग्रहण किया और वो सबसे ज्यादा कारगर साबित हुए। राजभवन कलकत्ता में प्रकाश जी भाई साहब, क्योंकि लघु उद्योग सा चालू कर दिया हमने, 600 से ज्यादा कर्मचारी थे। हर तीसरे दिन हम काटा देते थे, एक भी कोविड की चपेट में। कहने का मतलब यह है कि चमक दमक आकर्षण आवश्यकता है बड़े हॉस्पिटल्स की, मैं खिलाफ नहीं हूं, पर जो हमारी पूंजी है, हजारों साल की पूंजी है, जो सार्थक है, उसको अपनाना चाहिए। और यही कारण है कि स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कितना सरकार का दूरदर्शी सोच रहा। ये साधारण बात नहीं है कि 140 करोड़ वाले देश में कोई प्रधानमंत्री तय कर ले कि हर घर में शौचालय होगा। सोचते समय डर लगता है, लोग कहेंगे उपलब्धि कहां हुई है। आज के दिन जमीनी हकीकत है। 10 करोड़ से ज्यादा माताओं बहनों को जो फूंकनी से चूल्हे के अंदर आप और हम सबको भोजन बनाकर देते थे, उनका संकट दूर किया, उनको फ्री किया गया। देश का प्रधानमंत्री स्वयं लाल किले से स्वच्छता अभियान की बात करे तो कुछ लोग मानते हैं कि क्या ये प्रधानमंत्री के कहने की बात है, पर कितना बड़ा असर हुआ है। पहले जो भी अपने लोग विदेश में जाते थे, किसी ने भी चलती गाड़ी से केले का छिलका बाहर नहीं फेंका। यहां आते ही अपना अधिकार समझते थे कि सड़क तो हमारी है, सड़क की जाओ, गार्बेज चाहे सो फेंक सकते हैं, आज नहीं फेंकता कोई। ये बड़ा बदलाव आया है। और ये बदलाव ही नहीं आया है, ये एक उद्योग बन गया है। हाउ डू वी डू इट, ये सोच छोटा नहीं है। देश के मानस को बदलना ही राजतंत्र है। देश को एक दृष्टि देना यही राजतंत्र है। और आज ये सब कुछ हो रहा है। भजनलाल जी, आपको सौभाग्य मिला है, आपको भी अनायास सौभाग्य मिला है, मुझे भी अनायास मिला है। और ये चीजें जो अचानक होती हैं, इसमें धरती का मनुष्य और ऊपर की शक्ति मिलती है। मैंने आज तक कोई छुट्टी नहीं ली और आपको कोई छुट्टी लेने नहीं देगा, ये मैं मानकर चलता हूं। इलेक्ट्रोपैथी की खास बात है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होती। पर एक बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़े अनुशासन की बात मांग करती है। इलेक्ट्रोपैथी बहुत अनुशासन तरीके से लेनी पड़ती है। मैं तो मेरी धर्मपत्नी को धन्यवाद दूंगा कि सेठिया जी समय पर मेडिसिन भेजते थे और वो नियमित रूप से देते। कलकत्ते का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री, उनके प्रोफेसर ने कहा कि ये क्या है, ये गायब कहां हो गया पत्थर। मैंने कहा मुझे तो ऐसे लग रहा है कि पहले एक्सरे खराब थी, पत्थर होगा ही नहीं। बोला नहीं, वो तो सही है, क्योंकि बंगाल की भूमि में ऐसा संभव भी हो सकता है। शुरू में हम कहीं भी जाते हैं, अर्थ का जो व्यक्ति है वो थोड़ा हिचकिचाहट में रहता है कि पता नहीं दूसरा कितना प्रतिभाशाली है। मैं भी पेरिस में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में रहा। भजनलाल जी, आप भी बने। वी टेक टू सिस्टम
एज डक टेक्स टू वाटर, बतख की तरह अपने जल्दी ग्रहण कर लेती है। और यही कारण है आज के दिन कि दुनिया में कोई ऐसा बड़ा कॉर्पोरेट नहीं है, कोई ऐसी बड़ी संस्था नहीं है जहां भारतीय का योगदान न हो। हम कहां थे और कहां आ गए? 10 साल पहले दुनिया की 5 अर्थव्यवस्थाओं में जो दुनिया के लिए चिंता का कारण थे, दुनिया पर बोझ थे, हमारा नाम उनमें शुमार था। और आज इंग्लैंड को पीछे छोड़ते हुए, कनाडा को पीछे छोड़ते हुए, फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए हम दुनिया की 5वीं महाशक्ति है। 2027-28 तक हम जापान और जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे। बल्कि ये मेरा पीछे छोड़ने वाला मामला मुझे सुधार कर, किसी को पीछे छोड़ते नहीं है, हम हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं और सबको साथ लेने की सोचते हैं। मेरी विदेशी यात्राओं का सबसे बड़ा सौभाग्य मुझे तब मिला, और G20 में खासतौर जब कहते थे कि दुनिया के सामने सबसे बड़ा संकट था पेंडेमिक, कोविड, सबसे बड़ा संकट था। भारत ने अपने लोगों का ध्यान रखते हुए भी 100 से ज्यादा देशों की मदद की। वासुदेव कुटुंबकम हमारे लिए एक एक्सप्रेशन नहीं है, ये हमारा सोच है। और यही कारण है कि G20 में इसको मोटो के रूप में अपनाया गया। आज के दिन लोग कहते हैं स्काई इज द लिमिट। आज के भारत में स्काई इज नॉट द लिमिट। आज के भारत में कोई लिमिट नहीं है। मुझे आश्चर्य हुआ और सुखद आश्चर्य हुआ कि एम्स के प्रतिभाशाली डायरेक्टर साहब को मैंने भोजन पर बुलाया, डॉक्टर श्रीनिवास, डायनेमिक मैन। मैंने उनको ये कहा कि आज दुनिया में डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज का बोलबाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, ग्रीन हाइड्रोजन। उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह में 3 MOU कर चुका हूं, एक IIT से, एक बेंगलोर से। तो उसी समय भोजन के पश्चात मेरी धर्मपत्नी ने मेरे को एक मेडिसिन दी जो इलेक्ट्रोपैथी की तरह ही बनाई जाती है। कुछ तत्व होते हैं, उनको एक साथ कर मिश्रण कर बनाए जाते हैं, पाउडर बनता है और उससे डायबिटीज आपकी पूरी कंट्रोल में रहती है। उन्होंने मिसेस धनखड़ को कहा कि ये मेरे को एक पुड़िया बना कर दे दो, हम इसकी जांच कराएंगे, हम इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारी मेडिसिन है, दुनिया में तो जाएगी ही। You must engage into research। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम पता नहीं क्यों नीचे की तरफ देखने लग जाते हैं, कुछ लोगों की वजह से। हमारा शरीर तभी स्वस्थ रहेगा जब शरीर के सब अंग स्वस्थ रहेंगे। दिमाग स्वस्थ नहीं है तो परेशानी है, दिल नहीं है तो परेशानी है, लंग्स के साथ में है, पूरे शरीर का हाल है। समाज का भी यही हाल है। समाज भी तभी स्वस्थ रहेगा तो समाज के सभी अंग एक साथ रहेंगे। हमारी संस्कृति यही कहती है, सब मिलकर काम करो, एकजुटता से काम करो। बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा दुख होता है। कहने को तो कहते हैं 36 कौमें ज्यादा हैं, पर मुहावरे से 36 कहा जाता है। मुझे बड़ी पीड़ा होती है, कुछ लोगों का सोच कितना विकृत है, कितना छोटा है, ऐसी बातें करने लग जाते हैं। 35 ग्राम एक, इनको इस भागों में बांट दो, उस भागों में बांट दो। हम सबका परम कर्तव्य है कि समाज में जो लोग जहर घोलते हैं, सबसे पहले तो उनका आचरण अमर्यादित है। दूसरा, उनको ये नहीं पता कि जिसको वो शक्ति मान, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है।
समाज को जोड़ना हमारा कर्तव्य है। समाज को हम इस तरीके से नहीं बांट सकते। राष्ट्र हित सर्वोपरि हित है, राजनीति के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। हाल ही में आपको बताता हूं, मुझे राम मंदिर के संबंध में निमंत्रण मिला, तो मुझे वहां कहना पड़ा सार्वजनिक रूप से कि राम की कल्पना, राम राज्य की कल्पना भारत के संविधान में निहित है। संविधान के निर्माताओं ने इसको पराकाष्ठा पर रखा है। संविधान में जो 20 से ज्यादा चित्र हैं, उनमें मौलिक अधिकारों के ऊपर जो चित्र है उसमें राम, लक्ष्मण, सीता है। ये संविधान में है। मुझे बड़ी पीड़ा होती है जब कोई, और मैं किसी की आलोचना नहीं करता, अज्ञानी है वो, इतिहास से अनभिज्ञ है, जो हल्फनामा दे देते हैं कि राम काल्पनिक है। वो वर्तमान में किसी का अनादर नहीं कर रहे, वो हमारे संविधान निर्माताओं का अनादर कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत सोच समझकर विवेकपूर्ण तरीके से चित्रों को वहां रखा है। आज के दिन हर भारतीय को राष्ट्र हित से थोड़ा भी हट गया तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आज के दिन पूरी दुनिया समझ गई है कि भारत का जो अमृत काल है वो भारत का गौरव काल है। अमृत काल में इतनी मजबूत नींव रखी जा चुकी है कि 2047 में जब भारत आजादी के 100 साल मनाएगा, भारत विकसित देश ही नहीं होगा, दुनिया के सर्वोपरि रहेगा। मैंने वो दिन देखा है, 1989 में लोकसभा का सदस्य था, केंद्र में मंत्री था। देखा है हमारा सोना, उस देश का सोना जिसको सोने की चिड़िया कहते थे, उस देश का सोना हवाई जहाज से फिजिकल शेप के अंदर स्विट्जरलैंड के 2 बैंकों के अंदर गिरवी रखना पड़ा। कभी सोचा था? और कारण हमारा फॉरेन एक्सचेंज उस समय 1 बिलियन के आसपास था। आज एक सप्ताह में हमारा फॉरेन एक्सचेंज 6 बिलियन बढ़ जाता है और ये 600 बिलियन से ज्यादा है। जी, मैं यहां से 3 बातें कहकर मेरी बात समाप्त करूंगा। पहला, हमारा परम कर्तव्य है कि हम आर्थिक राष्ट्रवाद की सोचें। ये हर एक का है, खास तौर से जो उद्योग में है, व्यापार में है, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड बिजनेस, वो ये काम कर सकते हैं। हम विदेशों से दिए मंगाएंगे, कैंडल मंगाएंगे, फर्नीचर मंगाएंगे, कर्टेन मंगाएंगे, वो चीजें मंगाएंगे जो यहां बनती हैं। हम थोड़े से पैसे के लालच के लिए देश का और देश के नागरिकों का बहुत अहित कर रहे हैं। जब बाहर से हम वो चीज मंगाते हैं जो यहां उपलब्ध है, तो हम उन लोगों के हाथ से काम छीन रहे हैं जो उस काम में लगे हुए हैं। उन एंटरप्रेन्योर्स को हम निरुत्साहित कर रहे हैं जो इसमें लगे हुए हैं। मेरी विनम्र प्रार्थना है हर नागरिक को, और खास तौर से इंडस्ट्री, ट्रेड और बिजनेस के नेताओं को, लीडरशिप को आगे आना चाहिए। हम देश में वही आयात करें जो हमारे राष्ट्र के लिए अति आवश्यक है। दूसरा, भारत एक ऐसा देश था, अब तो थोड़ी रोक लगी है। हमारे यहां से किसी भी पोर्ट पर चले जाओ, पारादीप पर चले जाओ, आयरन ओर की जहाजें बाहर जा रही है। क्यों? भारत से रॉ मटेरियल बाहर क्यों जाए? भारत में वैल्यू एडिशन क्यों नहीं हो? भारत में वैल्यू एडिशन न होने का मतलब यहां जो लोग काम कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप ब्लॉसम कर सकती है, उसको हम कुंठित कर रहे हैं। और ये सरकार नहीं कर सकती, ये सरकार का काम नहीं है। सरकार विश्व में एक मानदंड के अनुसार से काम करती है, पर ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स का काम है। हमारे उद्योग व्यापार जगत में जो शीर्ष
पर सबसे ज्यादा काम आप लोगों का है। एक बार ये चालू हो जाएगा, बहुत आगे तक जाएगा। और तीसरी और अंतिम बात, कहते हैं कि मेरे पास पैसा है तो 5 गाड़ियां रखूंगा, चाहे जितना पेट्रोल यूज करूंगा, चाहे जितनी बिजली यूज करूंगा, मतलब आई विल कंज्यूम नेचुरल रिसोर्सेज बिकॉज आई हैव फिजिकल कैपेसिटी, बिकॉज आई हैव पावर इन माई पॉकेट। ये आपका अधिकार नहीं है। वी आर ट्रस्टीज। पानी हो, कोयला हो, ऊर्जा हो, उसका उपयोग ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होना चाहिए। मुझे ये बहुत अच्छा अवसर मिला, कुछ बातें मैंने आपको कही, बहुत सी बातें रह गई। अंत में यही कहूंगा, जो लोग समाज को हिस्सों में बांटना चाहते हैं, तात्कालिक राजनीतिक फायदे के लिए बांटना चाहते हैं, जहर फैलाना चाहते हैं, 35 बनाम 1 की बात करते हैं, 20 बनाम 10 की करते हैं, वो लोग समाज के दुश्मन नहीं, खुद के दुश्मन भी हैं। उनका आचरण अमर्यादित नहीं, घातक है। और आज के दिन उनको कि कोई भी व्यक्ति या समूह कितनी भी सीक्रेसी में कोई बात करे, वो सड़क पर तुरंत आती है, त्वरित गति से आती है और समाज को एक तरीके से बहुत ही मडी वाटर में डालती है। ये मेरी आपसे कामना है, प्रार्थना है, अनुरोध है कि ऐसे तत्वों को सबक सिखाने की दरकार नहीं है, वो अपने हैं, उनको जागरूक करने की दरकार है, उनको समझाने की दरकार है, उनको सही रास्ते पर लाने की दरकार है। और ये काम संस्थागत तरीके से नहीं, अपने पड़ोस में होना चाहिए, अपने समाज में होना चाहिए, जिस वर्ग से हम जुड़े हुए वहां होना चाहिए। एक बार फिर आप सबने मुझे मौका दिया और बर्दाश्त किया। ये तो अप्रूवल हो गया भाई साहब कि बर्दाश्त किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मान्यवर। आपके श्री वचनों से सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति में अद्भुत विवेक एवं उत्साह का संचरण हुआ है। इलेक्ट्रोपैथी परिवार आपका आभारी है। May I now invite Shri Moolchand Sethia, Shri Alok Sethia and Shri Rahul Baid to present a memento, our humble token of profound gratitude and reverence to our esteemed chief guest, Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar ji.